नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं फर्म का विघटन और उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साझेदार का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कि साझेदार दिवालिया हो जाता है तो कैसे होता है, फिर कैसे वसूली की जाती है और बाकी सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाद जो है उसके नियम जो लागू होते हैं तो ये भी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है गाना बनाम मर्रे का नियम। ये बहुत आईएमपी है, ये पॉइंट ही बहुत आईएमपी है ना। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स की पूरी क्लास इसमें कवर कराई जाएंगी और साथ ही साथ ये पीडीएफ नोट्स फ्री में आपको इसके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर ये आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8962429653 ये हमारा नंबर है, इस पर संपर्क करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स फ्री कौन से दिए जाएंगे, जिस नोट से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये बन रहे हैं इसी से। तो साझेदार का दिवालिया होना के शुरू करने के पहले मैं 5 मिनट आपके लूंगा, 5 से 10 मिनट। और हम क्या करेंगे, विघटन को एक बार फट से कर लेते हैं, मतलब एकदम स्पीड में फटाफट से कर लेते हैं, ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए, ताकि आपके दिमाग में जो है फर्म का विघटन पूरी तरह से कैप्चर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। तो फर्म के विघटन का आशय क्या होता है, फर्म के विघटन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि फर्म के विघटन का आशय है व्यापार बंद हो जाना। मतलब साझेदारी फर्म का व्यापार क्या हो गया है, बंद हो गया है। इस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार इसको परिभाषित किया गया था। फिर हमने बोला था फर्म का विघटन कितने प्रकार का हो सकता है। तो फर्म का विघटन के प्रकार हमने पढ़े थे। इसमें पहला क्या पढ़ा था हमने, जो प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था ठहराव द्वारा समापन, डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। तो ठहराव द्वारा समापन में क्या होगा, सभी साझेदार आपसी सहमति से कर सकते हैं, या साझेदारी संलेख के नियम में ऐसा लिखा है तो वो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वीडियो बने हुए हैं, उसमें मैंने इसे डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको केवल रिवाइज करा रहा हूँ आपके साथ एक बार, ताकि आप भी गो थ्रू कर लें पेजेस को। अनिवार्य समापन को मैंने आईएमपी बोला था, वापस से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है, एक आईएमपी पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए कि सभी समस्त साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर क्या हो जाए, सब जो शेष बचे हुए साझेदार है वो दिवालिया हो जाए, या उनका व्यवसाय कैसा हो जाए, अवैधानिक हो जाए, या एक साझेदार को छोड़कर समस्त साझेदार क्या करें, अवकाश ग्रहण कर ले, या उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या सभी साझेदारों की मृत्यु हो जाए, तब अनिवार्य समापन होगा। और संलेख में ऐसा लिखा है कि एक अवधि पूरी होने पर साझेदारी फर्म का विघटन हो जाना चाहिए, जैसे 5 वर्ष तो पूरी हो जाती है तो फिर विघटन हो जाएगा। और विशेष कार्य, जैसे मैंने बताया था 5 फ्लाईओवर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट विशेष कार्य के लिए हमने साझेदारी बनाई है, तो वो पूरा हो गया तो अब हमारी साझेदारी का क्या हो जाएगा, समापन। सूचना द्वारा समापन, इसमें क्या करता है, एक साझेदार क्या करता है, अपनी इच्छा से दूसरे साझेदारों को सूचना देता है कि क्या हमें फर्म का समापन करना चाहिए, और बाकी सभी साझेदार क्या हो जाते हैं, अगर सहमत हो जाते हैं तो फर्म का समापन कर लिया जाता है। अगेन जो मैं आईएमपी पॉइंट था वो क्या था, ये था। ये आईएमपी का मतलब ये नहीं कि केवल यही पढ़ना है, आईएमपी का मतलब ये है कि इनको तो आपको ज्यादा फोकस पर ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। न्यायालय द्वारा समापन, कोर्ट कब समापन का आदेश दे सकता है, डिसोल्यूशन का आदेश दे सकता है फर्म का। तो इसकी कई सारी कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन जाती है, कोई व्यक्ति कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करते हैं, उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, मतलब उस पर देखते हैं, सारे तथ्यों को जांचते हैं, तब जाके वो क्या देते हैं, इस पर अपना आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर फर्म का विघटन करने के वो किन किन दशाओं में दे सकते हैं कि देखिए, यदि कोई साझेदार क्या हो जाए, पागल हो जाए, या साझेदार क्या है, स्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर पा रहा है, तो वो दुराचरण का दोषी पाया गया है। ठीक है, दुराचरण का दोषी कैसा पाया गया है, ऐसा उन्होंने काम किया है जिसके कारण क्या हुआ है, फर्म की ख्याति को हुई है क्षति। मतलब उसकी फर्म की ख्याति में क्षति हुई है, मतलब उनकी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई है। और वो जो साझेदारी समझौता है उसका जानबूझकर और निरंतर क्या कर रहा है, वो उसको भंग कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे, न्यायालय समापन का आदेश दे सकता है, या बिना बाकी साझेदारों की सहमति के उसने क्या करा, एक साझेदार ने अपना जो उसका उसका जो हिस्सा था उसको किसी तीसरे पक्ष को क्या करा, हस्तांतरित करा है। और व्यवसाय जो है फर्म का, उसको अब हानि के बिगड़ चलाना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसमें लॉस होगा ही होगा। या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फर्म का विघटन ही सबसे उचित काम है, मतलब क्या कर रही है, कोई फैक्ट्री बनी हुई थी और उससे सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो फर्म का विघटन का आदेश भी कोर्ट दे सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे डिटेल में, क्वेश्चनों के एग्जांपल के साथ समझा था, और फिर इसके बाद बात करी थी हमने। अब देखिए क्या हो गया, फर्म का हो गया है विघटन, तो अब क्या हो रहा है, उसका हिसाब किताब मिलाया जा रहा है। मतलब क्या किया जा रहा है, सारी चीजों को बेच बाच के सब चीजें खत्म की जा रही है, जिसका लेना जितना निकल रहा है, जिसको देना जितना निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना पैसा आएगा और किसको कितना पैसा देना रहेगा, तो कितना पैसा जाएगा, उन सारी बातों का यहाँ पर केवल हिसाब किया जा रहा है। तो वही वाली बातें। और हानि का मैंने बताया था
ये IMP पॉइंट है दोनों ही। मैंने ये भी बताया था आपको कि हानि का सर्वप्रथम लाभों से क्या जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूंजी जो साझेदारों की उससे क्या जाएगा, और अगर फिर भी लॉस बहुत बड़ा है तो फिर क्या किया जाएगा, लाभ हानि अनुपात में बाकी साझेदार लेकर के आएंगे। जब संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो जो पैसे मिलते हैं, जो सेल्स प्रोसीडिंग आती है, उसको सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाएगा, जो बाहरी तृतीय पक्षकार है उनका ऋणों का भुगतान करने में किया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो साझेदारों का ऋणों का भुगतान करने में किया जाएगा। उसके बाद जो शेष बचेगा उसमें क्या किया जाएगा, पूंजी के शेष का भुगतान किया जाएगा, मतलब साझेदारों की जो पूंजी है उसका उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इस बात में मैंने आपको ये बताया था कि ये पॉइंट तो आपको पढ़ना ही है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि डेबिट शेष और क्रेडिट शेष 30,000 रुपए क्या है, 30,000 रुपए का उसका डेबिट शेष है, और उसको 1 लाख रुपए साझेदार को क्या हो रहा है, देना निकल रहा है। 1 लाख रुपए देना निकल रहा है और 30,000 रुपए का उसका डेबिट शेष है, लोन दिया हुआ था उसने 1 लाख रुपए का। तो अब उसको कितना दिया जाएगा, 70,000 रुपए का ही पेमेंट किया जाएगा लोन का। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर बोली गई थी। तो अब हिसाब भी बन गया। अब क्या करेंगे, जब सब हिसाब बन गया है, पैसे आप पता लग गया, हिसाब बन गया, तो अब क्या करेंगे, फर्म के विघटन की प्रक्रियाएं चालू कर दी जाएंगी। तो क्या किया जाएगा, जो भी संपत्तियां उसका नकदीकरण कर लिया जाएगा, मतलब उनको सेल कर दिया जाएगा, और सेल करके क्या किया जाएगा, उनको केस या बैंक के थ्रू मतलब पैसा अपने पास कर लिया जाएगा, सब चीजों को बेच के पैसा कर लिया जाएगा, और वही फिर भुगतान किया जाएगा बाहरी पक्षकारों को, फर्म के जो साझेदार है उनके ऋणों को, और बची हुई रकम को साझेदारों के पूंजी अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा, और फिर भी रकम बच जाती है तो उसको लाभ हानि विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। किसी कारण से होता है कि संपत्तियां कम है तो फिर क्या किया जाएगा, पर्याप्त नहीं है तो फिर साझेदार उतनी राशि लेकर के आएंगे। मतलब लाइबिलिटी तो 50,000 रुपए की है, पर संपत्तियों से बिक्री कितनी हुई, 30,000 रुपए से ही मिले हैं, और 50,000 रुपए लोगों को देना है। तो अब बचे कितने, 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए फिर साझेदार लेकर के आएंगे, ये बात बोली गई थी। और लाइबिलिटी के संबंध में बताया गया था कि सबका दायित्व कैसा होगा, साझेदारों का दायित्व कैसा होगा, तो व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि वो घर हैं तीनों के, और किसी का घर बेचने के बाद भी उसके पास पैसे ही नहीं बचते हैं, तो जो साझेदार सबसे समृद्ध है वो साझेदार लेकर के आएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कौन समृद्ध था, सी जो है वो सबसे समृद्ध था, उसका घर सबसे महंगा था, तो उसका घर बेच दिया जाएगा, और जो बाकी साझेदारों का पैसा है वो भी कौन पे करेगा, सी पे करेगा। याद आ रहा होगा आपको। ठीक है। वसूली खाता। अब वसूली खाते की बात की जाए तो वसूली खाता नाम से ही वसूली, मतलब वसूली क्या कर रहे हैं हम इसमें, वसूली कर रहे हैं। किसकी वसूली कर रहे हैं, सेल से जो पैसा आ रहा है उसकी वसूली कर रहे हैं, और लोगों को पेमेंट कर रहे हैं जिनको हमको पेमेंट करना है। लाइबिलिटी का मतलब भुगतान किया जा रहा है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, ऋण खाते बनाएंगे। क्यों ऋण खाता बनाएंगे, क्योंकि साझेदारों को दूसरे नंबर पे अगर पेमेंट किया जाता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट तो यहीं पर ही रियलाइज होगा, मतलब क्रेडिटर का, बैंक का, ये सारा वसूली खाते में हो गया। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें किसको भुगतान किया जाएगा, ऋण का। और उसके बाद कोई अगर बचता है तो उसका पूंजी खाते में जो साझेदार है उनको दे दिया जाता है, इसलिए पूंजी खाता बनाया जाता है। और रोकड़ और बैंक खाते का निर्माण क्यों किया जाता है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से तो होंगी, पैसा आएगा और पैसा जाएगा, तो ये चारों खाते बनाए जाते हैं। वसूली खाते में मैंने आपको बोला था कि एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैसा खाता है, एक विशेष खाता है जो कब बनाया जाता है, समापन के समय जो खाता बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वसूली खाता या संपत्ति विक्रय खाता। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पूछ सकता है। ये कैसा खाता है, नाम मात्र का खाता है। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि खातों के प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है यही खाता पूछ ले। इसमें क्या लिखा जाता है, संपत्ति में कितना पैसा, संपत्ति को बेचने से कितना पैसा आया है, और भुगतान हमने किन दायित्वों का करा है, ये निकालते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ हानि ज्ञात करना, कि भैया जो संपत्तियां बेची हैं उससे कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो ज्ञात करना। क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है तो साझेदारों का, और लॉस हुआ है तो साझेदारों का। मतलब प्रॉफिट हुआ है तो साझेदारों को दे देंगे, लॉस हुआ तो साझेदारों को बोल देंगे भैया पैसे लेकर के आ जाओ, कम पड़ रहे हैं पैसे फॉर्म में। बात समझ में आ गई। मैं एकदम जनरल लैंग्वेज में अब आपको बात करते जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, कि ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और आप हाँ हाँ या अपना सर हिला रहे हैं कि हाँ सर ये बात बिल्कुल है, ऐसी है। और आप भी साथ ही साथ अपने दिमाग में रिवाइज करते जाइए। खाते, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो क्या कर रहे हैं, जो खाते थे उन सबको क्या कर रहे हैं, अब व्यवसाय बंद कर रहे हैं तो सारे खातों को ट्रांसफर किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम क्या कर रहे हैं, संपत्ति खाते को ट्रांसफर करेंगे, रोकड़, बैंक शेष और साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते और नाम मात्र की संपत्ति को छोड़कर बाकी जितने भी खाते उनको किस मूल्य पर ट्रांसफर किया जाता है, पुस्तकीय मूल्य पर। ये बात ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा कि किस वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है, तो बुक वैल्यू पर। ठीक है, यहाँ पर वो पूछेगा बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बुक वैल्यू या पुस्तकीय मूल्य। ठीक है, इसकी एंट्री भी मैंने आपको समझा दी थी। इसी प्रकार से बाह्य दायित्वों को भी कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, बाह्य दायित्वों को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बाह्य दायित्व में कौन आते हैं, लेनदार जिनसे हमने उधार मान लिया था, कर्मचारियों का भविष्य निधि फंड जो है वो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेपर जो हमने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम इनको पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमने इनका उपयोग कर लिया है, और
पेमेंट देना बाकी है, जैसे हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, नल का बिल, ये सारे बिल कैसे आते हैं, यादत्तीय एक्सपेंडिचर है, मतलब हो जाते हैं, उसके बाद हमको पेमेंट करना रहते हैं। साझेदारों की पत्नी और पति का ऋण, मैंने आपको इसका भी कंसेप्ट समझाया था, ऐसा क्यों किया जाता है, इनको भी कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, महत्वपूर्ण बात यह है, तो वो किस पर किया जाएगा, पुस्तकी मूल्य पर। ये जनरल एंट्री समझी थी। इसके बाद क्या करा हमने, संपत्तियों को बेच दिया, संपत्तियों को बेच दिया तो हमें क्या हो गया, पैसा रिसीव हो गया। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या बेचा था, हमने बेची थी 70 लाख की बिल्डिंग बेचने का प्लान, ठीक है, ये बिल्डिंग बेची थी, और फिर क्या हुआ, साझेदारों ने संपत्ति ले ली, जैसे जो हमारी क्या थी, वो बिल्डिंग थी, जिसमें साझेदार ने बोला था कि भैया मेरे को ही दे दो, जब बिल्डिंग है, क्योंकि अपना ऑफिस है तो मैं ही खरीद लेता हूँ, आप किसी और को बेचोगे, जेट को बेचोगे, उसके उतने पैसे मैं दे दूंगा। तो हमने साझेदार को दे दी, तो अब हमने क्या करा, इसकी एंट्री दिखा दी कि साझेदार से अब हमको उतने पैसे लेना है। बात समझ में आ रही है, फटाफट याद आ रहा है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो वसूली व्यय का मतलब जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, अब उनका भुगतान किया जा रहा है। यहाँ पर एग्जांपल लिया था हमने किसका, सीए का, सीए को कितने पैसे देने हैं, तो 5 लाख रुपए देने हैं, तो वही का हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उनको कैसा भुगतान किया है, कैश में भुगतान कर दिया डायरेक्टली। दूसरा क्या हुआ, साझेदार ने भुगतान कर दिया। साझेदार ने भुगतान क्यों किया था, इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हुआ था कि जो सी है, वो सीए जो है, वो सी के पास, पार्टनर जो हमारा सी है उसके पास ही रहता, तो उन्होंने बोला मैं इनको पेमेंट कर दूंगा, तो वही बात यहाँ पर मैंने आपको समझाई थी और इसकी एंट्री भी आपको समझा दी थी। समझ में आ गई। अगर साझेदार के ऊपर दायित्व है कि वो रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट करेगा और उसने ही पेमेंट कर दिया पर्सनली, तो हमारे खातों में कोई एंट्री नहीं होगी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि कैसे नहीं होगी, क्योंकि कोई अगर, जैसे आप समझिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, अब आपको ने किसी से पैसे लेने थे और आपने उसको भुगतान कर दिया, तो क्या कंपनी में उसकी एंट्री होगी, नहीं होगी। इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। और अगर फर्म उसके बिहाफ पे पेमेंट करती है, तो फर्म क्या बोलेगी, लेना दिखाएगी कि भैया तेरे को पैसे देने थे, सीए को हमने तुम्हारे बिहाफ पे दे दिए, तो अब हमें पैसे आप दो। ठीक है, ये बात मैंने आपको एग्जांपल से पूरा समझाया था। अब फटाफट से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है इसको फट से कंप्लीट करके हमारे मेन टॉपिक पर जाना। नगद भुगतान करने पर बाह्य दायित्वों का कैसा भुगतान कर दिया, नगद भुगतान कर दिया। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था कि क्रेडिटर का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट कर दिया। किसी साझेदार द्वारा ले लिया कि भैया मैं पेमेंट कर दूंगा। जैसे हमने देखा था कि सी की वाइफ कौन है, ममता, ममता है, उसका लोन किसने ले लिया, सी ने ले लिया कि ये मेरी वाइफ का लोन है, मैं इसको सेटल कर दूंगा। ये तो हमको ममता को पेमेंट करना था, सी ने इनको भुगतान कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, सी को पेमेंट कर देंगे। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया था, कौन सा, बैंक के ईएमआई वाला, कि एक किसी कारण से सिटी से बाहर था, उसने बी को बोला कि भाई मैं सिटी से बाहर हूँ, मेरी ईएमआई बाउंस हो जाएगी, ईएमआई बाउंस ना हो इसलिए तुम पेमेंट कर दो, मैं तुमको कल पेमेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब ए पेमेंट ही नहीं करेगा, वो बाद में उन्हें पेमेंट कर देगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हमने क्या करा, अब एंट्री करी जा रही है। अब या तो रियलाइजेशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब या तो असेट ज्यादा होंगी और संपत्तियां, असेट ज्यादा होंगी और हमारी लाइबिलिटी कम होंगी, तो हमारे क्या होगा, लाभ होगा। तो वो लाभ किसको दे दिया जाएगा, प्रॉफिट है तो साझेदारों का, लॉस है तो साझेदारों का। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हानि हो रही है, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा है और हमारी असेट से रियलाइजेशन कम है, तो हम क्या करेंगे, उतना लॉस किस में बांट देंगे, साझेदारों को बांट देंगे और उनसे बोलेंगे भैया पैसे लेकर के आ जाओ, पैसे कम पट रहे हैं। बात समझ में आई। और अगर कोई पैसे नहीं ला पाएगा, तो वो बाकी पैसे कौन लेकर के आएगा, जो साझेदार समृद्ध है, जैसे सी। इसी प्रकार से पार्टनर्स का अकाउंट बना लेंगे। पार्टनर्स का पूंजी खाते में कमी है, तो वो क्या करेंगे, पार्टनर सब लेकर के आएंगे केस में कि भैया पैसे लाना पड़ रहे हैं। अगर क्रेडिट से इसका मतलब पैसे बच गए, सब चुकाने के बाद पैसे बच गए, तो उसको देख इसको जाएंगे पार्टनर्स को, क्योंकि सारी चीजें किसकी है, पार्टनर्स की। लॉस है तो उनका, प्रॉफिट है तो उनका। ये एंट्री काट लीजिएगा, एंट्री कोई गलत नहीं है, बस एंट्री डबल हो गई है, जो ऊपर लिखनी थी वो यहाँ पर कॉपी वापस से दिखा रही है, और कुछ भी नहीं है ना, यही एंट्री है। ये बात पढ़ रही थी। और हमने पढ़ा था फिर रोकड़ अकाउंट। रोकड़ अकाउंट में हमने पढ़ा था कि केस में सारा पेमेंट होगा, तो केस हमने निकाल ली, ये भी हमने पढ़ा था। फिर केस से रुपए निकालने पर, बैंक से रुपए निकालने पर, केस जमा करने पर, ये सारी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये सारा पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको ये जो आइटम दी हुई थी, इनको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट को समझ लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझ लिया था, और केस अकाउंट को समझ लिया था। तो इस प्रकार से ये 10-15 मिनट में मैंने आपको कोशिश करी कि एक बार आपका और इंसॉल्वेंसी रिवाइज कर दिया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आए, 15 मिनट हो रहे हैं अभी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ये प्रयास है हमारा। चलिए अब बात करते हैं साझेदार का दिवालिया होना। मतलब क्या हुआ है, साझेदार दिवालिया हो गया। साझेदार दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई व्यक्ति दिवालिया होता है तो उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी। उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति दिवालिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया वो व्यक्ति। तो ये साझेदार के दिवालिया होने पर। अब साझेदार के दिवालिया होने का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल समझिए कि ए, बी और सी,
ठीक है, ए बी सी 3 लोग थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सी है, ये जो सी भाई साहब हैं अपने, इनको हम कहाँ ले लें, सी भाई साहब को, हम सी भाई साहब को कहाँ पर ले लें, यहाँ ले लेते हैं। देखिए ए, आप एग्जाम्पल वहीं पर ही लिखिएगा, बी और सी, ये सी है। तो ये सी भाई साहब का क्या हुआ, ये सी भाई साहब ने अपना एक घर बनाया, एक बड़ा सा अच्छे सा घर बनाया, ये घर बनाया इन्होंने, ठीक है, ये घर बनाया। ये घर के लिए इन्होंने जमीन खरीदी, जमीन भी किससे खरीदी, इन्होंने लोन से, ठीक है, लोन से। कितने का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया, ठीक है। और क्या करा, ये जो ऊपर घर बनाया, ये जो घर अभी नया नया बनाया, इन्होंने बोला घर तो भैया बहुत अच्छा बनना चाहिए, और इनको बहुत शौक था घर बनाने का, तो इन्होंने क्या करा, इसको बनाने के लिए भी लोन ले लिया, इसको बनाने के लिए भी पर्सनल लोन ले लिया। तो इन्होंने क्या करा, एक और लोन ले लिया, कितने का, 40 लाख का, ठीक है। घर खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी, लैंड खरीदने के लिए भी लोन ले लिया, और ये भी खरीदने के लिए लोन ले लिया। और इनने सोचा कि ठीक है हम चुका देंगे, हमारी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, कभी भी चुका देंगे। पर क्या हुआ, फर्म में प्रॉफिट कम होने लगा। क्यों कम होने लगे, कोविड आ गया। कोविड आ गया तो दुकानें जो हो गई, इनका फर्म की फैक्ट्री जो थी, वो फैक्ट्री क्या हो गई, वो फैक्ट्री हो गई बंद, क्योंकि कोविड आ गया। तो फैक्ट्री बंद हो गई, कोविड आ गया, तो इनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ। और क्या हो गया, समटाइम्स तो इनको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इन्होंने जो सोचा था कि ये यहाँ से जो प्रॉफिट में मेरे को शेयर मिलेगा, इससे मैं ये लोन चुका दूंगा, इनकी ये योजना क्या हो गई, फेल हो गई, इनकी ये योजना फेल हो गई। तो अब क्या कर रहे हैं, अब बैंक वाले जो इन्होंने 90 लाख रुपए दिए हैं, ये लगातार किसको फोन करेंगे, ये लगातार सी को फोन कर रहे हैं, सी को फॉलोअप ले रहे हैं, इनके घर एजेंट जा रहे हैं, रिकवरी एजेंट, कि भैया पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो। अब ये पेमेंट करे तो कहां से, क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं है, इनके पास क्या है, केवल ये एक घर है। तो एंड में आकर के क्या करा, बैंक ने बोला कि अब आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आपके इस घर को या तो हम सीज कर लेंगे। तो देखिए दो तरह से इंसॉल्वेंट होता है, या तो लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में, या तो व्यक्ति खुद पहुंच जाता है। मतलब हो गया, सी इतना परेशान हो गया लोगों के कारण, लोगों की बातों से, कि अब भैया या तो मेरे को मरना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, मरने से अच्छा क्या करा, इन्होंने कोर्ट में चले गए। कहाँ गए ये, कोर्ट में गए, कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर के इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि सर मेरे पास जितने दायित्व हैं और जो मेरे पास असेट है, अब इनकी जो घर है वो केवल कितने का है, वो घर जो है वो केवल 60 लाख का है, ठीक है। वो घर कितने का है इनके पास, वो घर है वो 60 लाख का है, कितने का है, 60 लाख का। और देना कितने, 90 लाख का। तो देखा जाए तो 30 लाख रुपए इनके पास कम पड़ रहे हैं, ये 30 लाख रुपए कम है। तो जब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की संपत्तियां कम हो और उसके दायित्व ज्यादा हो, क्या हो, जब किसी व्यक्ति की संपत्तियां कम हो और उसके संपत्तियां कम हो और उसके दायित्व क्या हो, ज्यादा हो, और वो इनको चुकाने में असमर्थ हो, वो इनको चुकाने में असमर्थ हो, वो चुकाने में असमर्थ हो, और उसने कह दिया कि मैं चुका नहीं सकता, वो चुकाने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब वो इनेबल है कि भैया मैं पे ही नहीं कर सकता, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं, कहां से आएंगे, मैं इसके भरोसे तो था, ये तो हमारा व्यापारी है, घाटे में चल रहा है, तो मैं अब नहीं चुका सकता, मैं अब आप सबके हाथ जोड़ रहा हूं। तो ये जब कोर्ट के पास चले जाते हैं और कोर्ट ये बोल देता है कि हाँ भैया क्या हो गया, ये सी है जो क्या हो गया, सी को हम दिवालिया घोषित करते हैं। क्या करते हैं, सी को दिवालिया घोषित करते हैं। अब दिवालिया घोषित करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को जब कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो पैसे हैं 60 लाख रुपए, ये 60 लाख रुपए से इनको प्रोपोर्शनेटली, मतलब अनुपात में किस अनुपात में, अब जैसे दो ही लोग रहते हैं तो देखिए इनका अनुपात क्या बन रहा है, 5 और 4 का अनुपात, 5 और 4 के अनुपात, 5 और 4 के अनुपात में ये इनसे 60 लाख रुपए बांट दिए जाते हैं। 5 और 4 के अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात में इनको 60 लाख रुपए दे दिए जाते, जितना जितना जिसके हाथ में आता, 5 और 4 के अनुपात में वो दे दिया जाता। और सी को ये डिक्लेयर कर दिया जाता, क्या डिक्लेयर कर दिया जाता कि सी एक दिवालिया व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई ये जो 40 लाख जिसने पर्सनल लोन दिया था, या 50 लाख जिस बैंक ने इनको लोन दिया था, अब सी के घर नहीं जा सकते, सी के घर नहीं जा सकते कि भैया आप पैसे दो, बचे हुए पैसे दो, बचे हुए पैसे तुमको अब देना पड़ेंगे, वो तो हमने रिकवर करे ही है, बाकी बचे हुए 30 लाख भी तुम ही दोगे। नहीं, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया तो फिर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, वो पूरी तरह से जीरो हो जाता है। समझ में आया। तो दिवालिया कब होगा, जब व्यक्ति की असेट लाइबिलिटी जो है वो असेट से ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये कंसेप्ट है। चलिए अब आ जाइए, वसूली खाता द्वारा दर्शाई गई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वसूली खाते से, मतलब अब मैंने आपको दिवालिया का कंसेप्ट समझा दिया। अब यही बात कहाँ पे आ गई, साझेदार दिवालिया हो गया। हमारे केस में क्या हो गया, जो सी है वो क्या हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो अब हम फटाफट से इसको रैप अप कर लेते हैं। वसूली खाते द्वारा दर्शाई गई लाभ हानि का साझेदारों के पूंजी खाते में लेखा करने के पश्चात, मतलब क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में लेखा करने के पश्चात, यदि किसी साझेदार की पूंजी
खाते का डेबिट शेष प्रदर्शन करता है। मतलब क्या हो रहा है, डेबिट शेष प्रदर्शन कर रहा है। क्या प्रदर्शन कर रहा है, डेबिट शेष। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट शेष का मतलब हुआ कि उससे पैसा मांगा जा रहा है। फर्म क्या बोल रही है, फर्म उस व्यक्ति को बोल रही है कि पैसा ले करके आओ। फर्म जैसे सी को क्या बोल रही है, मान लीजिए सी का कितना बैलेंस है, सी का जो बैलेंस आ रहा है डेबिट, वो कितना आ रहा है, 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्म सी से बोल रही है कि भैया 50,000 रुपए आप लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ, 50,000 रुपए आप लेकर के आओ। 50,000 रुपए जो फर्म है वो सी से मांग रही है। ठीक है, ये बात बोलना चाह रहे हैं। तथा वह साझेदार दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया घोषित कर दिया जाता है मतलब वही 30 लाख रुपए मांग रहे थे, जैसे उसमें से एक फर्म भी थी 50,000 रुपए के जोन में। 30 लाख रुपए सब लोग मांग रहे थे, उसमें से 50,000 रुपए कौन मांग रही थी, ये फर्म भी मांग रही थी। और साझेदार दिवालिया घोषित हो गया। मतलब कोर्ट ने क्या बोल दिया, भैया इसके पास कोई पैसे नहीं है, जो पैसे हैं सब बांट दिए गए हैं, अब ये हाथ जोड़ रहा है और अब इससे कोई पैसे नहीं मांगा जाएगा। उसको दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, वो जीरो हो गया। तो उसकी पूंजी खाते द्वारा प्रदर्शित की गई कमी मतलब अब क्या हो गया, अब तो कोई पैसे मिलने से रहे, जो हो गया खत्म। तो अब ये जो कमी है मतलब डिफिशियंसी, अब डिफिशियंसी कितनी है, जो पहले मांगे जा रहे थे यही अब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इतने पैसे ये नहीं ला रहा है ना, 50,000 रुपए जो पहले मांगे जा रहे थे अब वो कोई नहीं ला रहा, तो इतनी ही कमी हो गई। ये इतने ही पैसे इसको लाने थे, अब ये नहीं ला रहा है, तो यही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब यही क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशिएट हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, डिफिशिएट हो जाएगा। तो डिफिशिएट का मतलब क्या होगा, इतनी कमी। अब इतनी कमी हो गई तो क्या हो गई, मैंने आपको बताया जब भी कोई कमी होगी, जो साझेदार कमी हो गई, तो ये पर यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक, जो साझेदारी फर्म में हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर फटाफट मैं आपको लिंक भी करवा देता हूँ। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था ये वाला यहाँ पर पॉइंट लागू हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। अन्य सिद्धांतों के अनुसार साझेदारों का दायित्व संयुक्त और व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत कौन सा होता है, व्यक्तिगत वाला वो सी वाला, सी का, कि सी कौन कितने पैसे लाएगा, 50,000 रुपए। पर अब सी ला पा रहा है क्या, सी नहीं ला पा रहा है। तो फिर कैसा हो जाएगा, दायित्व संयुक्त दायित्व हो जाएगा। संयुक्त दायित्व हो जाएगा मतलब अब ए बी और सी तीनों मिलकर के क्या लाना है पड़ेंगे, उनको 50,000 रुपए लाने पड़ेंगे। मतलब जो सी के हैं वो तीनों मिलकर के लाएंगे, तो सी तो ला ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बी और ए हैं, ए और बी हैं, वो ये 50,000 रुपए भरेंगे। समझ में आया। तो संयुक्त और व्यक्तिगत का मतलब क्या है, एक व्यक्ति इंडिविजुअली भी पैसे देगा और बाकी अगर वो इंडिविजुअली नहीं दे पाया तो बाकी लोग उसके पैसे देंगे, या टोटल लोग मिल करके पैसे देंगे। इसके एग्जाम्पल कई सारे समझा रखे होंगे, तो आपको ये कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात समझ में आई। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है, कि सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट है, जो समर्थ हैं, जो देने लायक हैं। सॉल्वेंट का मतलब वही जिनको दिवालिया घोषित नहीं किया गया, तो सॉल्वेंट है, तो वो साझेदार वहन करना होगा। उन साझेदार को क्या करना होगा, वहन करना होगा। ठीक है, डिफिश तो ये कमी को कौन वहन करेगा, कमी को वहन करेंगे सॉल्वेंट साझेदार। चलिए बात करते हैं आगे। अब कठिनाई यह होती है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी खाते का डेबिट शेष मतलब जो कमी है 50,000 रुपए की, को अन्य साझेदारों को किस अनुपात में वहन करेंगे। मतलब जो 50,000 का लॉस है, माना 50,000 का लॉस है, पर ये लॉस, अब ये 50,000 का लॉस किसका है, ये 50,000 का लॉस है सी का। जो कमी है 50,000 की, जो कमी किसकी है, सी की। अब ये सी की कमी कौन लेकर आएंगे, बाकी साझेदार लेकर के आएंगे। बाकी साझेदार कौन है, ए और बी, ये लेकर के आएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये लेकर के आएंगे, पर ये लेकर के किस अनुपात में आएंगे, क्योंकि दोनों ही दे सकते हैं, दोनों ही 50,000 पूरे पूरे दे सकते हैं, पर कोई पूरे क्यों पैसे देगा। तो अब इसके लिए तो बताया जाए कि कौन कितना भरेगा। मतलब 50,000 में से कोई किस रेशो में देगा, कि बी 20,000 देगा या ए 20,000 देगा, बाकी दूसरा 30,000 देगा, बराबर बराबर देंगे, किस अनुपात में देंगे। तो ये वाला विवाद को सॉल्व करने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है, गार्नर बनाम मर्रे के विवाद का निर्णय का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वही निर्णय को अब हम पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे काम किया था और कैसे क्या हुआ है, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट याद रह जाएगा। तो फिर इस पे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में यहाँ निर्णय दिया गया कि किसी भी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को पूंजीगत हानि माना जाता है। ये आईएमपी पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर होने वाली हानि किस प्रकार की हानि कहलाती है। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर होने वाली हानि किस किस तरह की हानि कहलाती है। पूंजीगत हानि,
आयगत हानि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? पूंजीगत हानि। याद रखिएगा, साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि किस प्रकार की हानि कहलाती है? पूंजीगत हानि। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अतः इसे समक्ष साझेदार उनके पूंजी अनुपात में लाते हैं, और जो हानि हुई है उसको बाकी साझेदार किस अनुपात में लाते हैं? तो पूंजी अनुपात में। एग्जामिनर एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि साझेदार के दिवालिया होने पर हुई हानि को बाकी साझेदारों किस अनुपात में लाते हैं? किस अनुपात में सक्षम साझेदारों के बीच बांटी जाती है, या किस अनुपात में सक्षम साझेदार उसको भरपाई करते हैं? तो वो किस अनुपात में करते हैं? पूंजी अनुपात में। किस अनुपात में करेंगे? पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात का मतलब क्या हुआ? पूंजी अनुपात का मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा लगाई गई कैपिटल, इनके द्वारा जो लगाई गई कैपिटल है उस अनुपात में बांटेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, एग्जांपल यहां ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि सी है, सी का लॉस कितना है? सी का लॉस है 50,000 रुपए का। सी का लॉस है 50,000 रुपए का। ये कौन लेकर के आएंगे? ए और बी लेकर के आएंगे। बात समझ में आई? अब इनकी कैपिटल कितनी है? इनकी कैपिटल है 3 लाख रुपए की। ए ने कितनी कैपिटल लगा रखी है? 3 लाख रुपए की। और बी ने कितनी कैपिटल लगा रखी है? 2 लाख रुपए की। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा रेशो होता है वो कैसा होता है? नॉर्मली हम कितना क्या मानते हैं? बराबर बराबर। ठीक है, तो हमारे इस एग्जांपल में भी क्या माना? जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है वो भी लाभ हानि अनुपात है, वो भी वो कैसा है? वो बराबर बराबर है। तो अब ये जो 50,000 का लॉस है इसको किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो इसको बांटा जाएगा कैपिटल के अनुपात में। तो कैपिटल क्या है? 3 लाख और 5 लाख। मतलब क्या अनुपात बैठ रहा है इसका? 3:2 का अनुपात बैठ रहा है। मतलब 30,000 रुपए कौन लेकर के आएगा? ए लेकर के आएगा। और बी कितना लेकर के आएंगे? 20,000 रुपए लेकर के आएंगे। बात समझ में आई? किस अनुपात में बांटा जाएगा हानि को? पूंजी अनुपात में। यह हानि कैसी होती है? तो कैपिटल लॉस होता है। कैसा लॉस होता है? सीएल का मतलब कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। किस अनुपात में बांटते हैं? तो पूंजी अनुपात में, कैपिटल रेशो में बांटा जाता है, पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। बात समझ में आई? ये पूरी दोनों पॉइंट एग्जामिनर दोनों पर क्वेश्चन पूछ सकता है। हाईलाइट ये लिख लीजिएगा, काम आएगा। चलिए वापस से जाते हैं हम अपनी उस पर। तो ये बात यहां पर हो गई है। अब गार्नर बनाम मर्रे का नियम क्या है? तो देखिए, गार्नर, मर्रे और विल्किंस सॉरी, गार्नर, मर्रे और विल्किंस जो हैं वो 3 साझेदार थे। जैसे हमारे केस में क्या है? ए बी सी 3 साझेदार थे, ऐसे ही गार्नर, मर्रे और विल्किंस जो हैं वो 3 साझेदार थे। ये भी 3 साझेदार थे। और ये क्या करते थे? ये व्यापार कर रहे थे बढ़िया से, और अपना जो प्रॉफिट होता था उसको समान रूप से दोनों तीनों साझेदार बांटते थे। परंतु क्या हो गया? इनका एक साझेदार वो हो गया, क्या हो गया? वो दिवालिया घोषित हो गया। तो दिवालिया घोषित होने के बाद उसकी जो कमी थी वो बाकी साझेदारों ने पूरी करी। तो इसके कारण क्या हुआ? इसमें जो मर्रे था उसको बहुत नुकसान हो रहा था। किसको नुकसान हो रहा था? मरे को जो है वो नुकसान हो रहा था। तो इसलिए ये उसने क्या करा? इसके खिलाफ केस दायर कर दिया। जो मरे थे उन्होंने क्या करा? मरे जो थे उन्होंने केस दायर कर दिया कि ये हानि का जो बंटवारा है वो लाभ हानि अनुपात में नहीं, पूंजी अनुपात में होना चाहिए। मरे ने केस फाइल करा कोर्ट में कि जो कैपिटल जो हानि होती है, ये 50,000 की हानि होती है। ये हानि रोज रोज होने वाली, दिन दो दिन वाली हानि नहीं है। ये कैसी हानि है? कभी कभार होने वाली हानि है, और इसको कैपिटल इन नेचर का माना चाहिए। और कोर्ट ने उनकी जो दलीलें थी उसको माना, और इसको कैसा, किसके अनुपात में बांटना चालू किया? कैपिटल के अनुपात में बांटना चालू किया। तो ये पूरा केस क्या हुआ था? इन दोनों के बीच का था। मतलब इसमें विल्किंस जो है वो तो भाई साहब क्या हो गए थे? दिवालिया हो गए थे। तो वो तो काम ही खत्म उनका। तो ये दोनों को पैसे लाने थे। तो अब देखिए, किसी से भी जब पैसे लिए जाते हैं तो उसका दिल दुखता है। तो यही यहाँ पर भी यही हुआ, और इसी के कारण क्या हुआ? इन्होंने कोर्ट में केस फाइल करा, और कोर्ट में केस फाइल करा तो ये सारा जो विवाद है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? गार्नर बनाम मर्रे का विवाद। समझ में आई बात? अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि कैसे क्या होता है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आपको ये कंसेप्ट समझना है, मैं इसलिए बता देता हूँ वापस से, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, उससे 2-3 जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये कंसेप्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, कई बार जब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ भूले ना, इसलिए एक पूरा क्वेश्चन बता दूंगा आपको जो इनका था वो, ताकि आपके दिमाग में पूरा गाना बना मर्रे का नियम पूरी तरह से बैठ जाए। और हम इसको फिर क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। और इसके बाद बस हमारा कुछ एक टॉपिक बचेंगे, मुश्किल से 2 टॉपिक बचेंगे। ये वाला, संपत्ति को वसूली धीरे धीरे होना, और उनका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, तदनुसार वितरण, बस। और ये जो है
अनुपातिक आधिक की गणना कैसे की जाएगी, रोकड़ विवरण विवरण, जो रोकड़ वितरण विवरण क्या है, मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट क्या है, और मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है। बस ये 2-3 पॉइंट है, इसके बाद हमारा पूरी साझेदारी, पूरी ईमानदारी से साझेदारी जो है हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे फिर भी कुछ लगेगा तो वो तो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा ही। और फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर लें, ताकि पूरा एक अच्छे तरीके से हमारी साझेदारी समाप्त हो। तो जो पेड क्लास में है उनको तो पूरे ही सिलेबस मिलेंगे, परंतु जो फ्री देख रहे थे ये वीडियो यूट्यूब पर, उनको भी साझेदारी पूरी दी जाएगी। मतलब हमने प्रवेश से लेकर के, जो साझेदारी का कंसेप्ट से लेकर के विघटन तक आए हैं, और इसमें दिवालिया का, साझेदार के दिवालिया होने को भी कवर किया है। उसके बाद एमसीक्यू रहेंगे, वो भी कवर करें, तो एक पूरा फुल साझेदारी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप फ्री में भी देख रहे हैं तो ये पूरा कंसेप्ट तो आपके लिए हमने आपको दिया है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम हमारे इस विवाद को पूरा ईमानदारी से पढ़ने पे। समापन के पश्चात परंतु खातों के निपटारे के पूर्व, समापन के पश्चात, तो देखिए समापन कब होता है, किसी भी फर्म का समापन कब होता है, जिस दिन वो तिथि निर्धारित होती है। मैंने उसको भी एग्जांपल में लिखा हुआ है, किस दिन समापन माना, उस दिन क्या होता है जिस दिन समापन की तिथि घोषित की जाती है, उस दिन क्या किया जाता है, जिस दिन समापन की तिथि घोषित की जाती है। ये कमेंट करिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन समापन की तिथि घोषित की जाती है उस दिन क्या किया जाता है, तो सामान्य व्यापार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, समापन के पश्चात परंतु जो खाते का निपटारा, क्योंकि खातों का निपटारा अभी थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे पैसे आएंगे, फिर वो पैसों को हम क्या करेंगे, लोगों में बांटेंगे, और फिर बाद में खत्म होगा। तो ये है हमारी पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है हमारी। क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, और क्या दे रखा है, गार्नर की दे रखी है 2500 रुपए की कैपिटल, और मरे की कितनी दे रखी है, 314 पाउंड की। कितने की दे रखी है, पाउंड है, तो ये पाउंड लिखे हैं, मैं पाउंड बार बार नहीं बोलूंगा, आप इन्हें पाउंड लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जहाँ नियम है वहां पर, इंग्लैंड का नियम है तो वहां पर पाउंड चलते हैं। तो हमको तो केवल किससे मतलब है, हमारे फिगर से। ठीक है, तो ये दोनों की कैपिटल दी हुई है क्रेडिट साइड। टोटल क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 2814, ऊपर लिख लीजिएगा आप भी, और इधर का भी टोटल क्या आ रहा है, 2814 आ रहा है। बात समझ में आई, तो ये दोनों का टोटल है। इन दोनों की कैपिटल किधर दी हुई है, क्रेडिट, मतलब इनका हक बनता है। क्या हक बनता है, इनका हक बनता है, पैसे इनको मिलेंगे, मतलब इनका क्रेडिट से। अब क्या हुआ है, इधर दिया हुआ है रोकड़ से। रोकड़ कितनी दी हुई है, 1915 रुपए की रोकड़ दी हुई है, मतलब हमारे पास कैश कितना अवेलेबल था, 1915 रुपए का। विल्किंस की पूंजी दी हुई है, कितनी दी हुई है, विल्किंस की पूंजी 263 पाउंड की, है ना, 263 पाउंड की। कैसी दी हुई है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, विल्किंस से फर्म क्या है, 263 पाउंड मांग रही है कि भैया विल्किंस आप इतने पैसे लाइए, आप इतने पैसे आपसे मांगना निकल रहा है। तो समझ में आ गई बात, तो ये विल्किंस से हम क्या कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। बात समझ में आ गई। और क्या आ रहा है, रियलाइजेशन लॉस, वसूली हानि का मतलब क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस का मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा होगा यहाँ पर बताइए, हमने क्या बनाया होगा, हमने बनाया होगा रियलाइजेशन अकाउंट। हमने क्या बनाया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, और उसमें क्या करा होगा, हमने पूरी संपत्तियों को बेचा होगा, और उससे जो पैसे आए होंगे वो करा होगा, और उसके बाद क्या करा होगा, हमने लाइबिलिटी का भुगतान करा होगा। फिर उससे हमें क्या निकलती है, लाभ और हानि। तो वो सारी प्रक्रिया करने के बाद हमें क्या निकला, इस बार लॉस निकला। तो ये लॉस दिया हुआ है। तो ऐसे करके हमारा टोटल क्या आ रहा है, हमारा टोटल आ रहा है 2814। एक मिनट, 19 और 2 21, 21 और 25, नहीं ये गलत है, ये वाला लॉस नहीं आएगा इसमें, इसका लॉस गलत होगा, ये लॉस नहीं है। 314 मार्क सही कर लेना, अगर जिन बच्चों ने पीडीएफ निकाल रखा है तो ये सही कर लीजिएगा, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं तो वो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इतना नहीं आएगा। ये कितना आना चाहिए, 19 15, और ये 3 कितने हो गए, 8 8 और 1 9 9, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा। ये आएगा कितना, 215 15, 263, 636। यहाँ पर कितना आएगा, 636 आएगा। क्या आएगा, 636 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 636। इसको सही कर लीजिएगा, कितना लिखना है यहाँ पर, 636 है। और जिनने, ठीक है, तो ये प्रिंट आउट निकाला है तो यहाँ पर सही कर लिएगा। तो वसूली कितनी है, 636 की वसूली है। कितनी है वसूली, रियलाइजेशन लॉस कितना होगा, 636 का होगा, 314 का नहीं होगा। टाइपर्स टाइप करने वाले ने यही की यही अमाउंट इधर ले लिए। ठीक है, टाइपिंग में कई बार हो जाता है गलतियां, कोई जान करके नहीं करता है, हो गया होगा गलती उससे, तो ये यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, 636 रुपए की। ठीक है, तो ये अपने नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा, 2814 पाउंड। दोनों तरफ का टोटल बराबर है क्योंकि,
ठीक है। और टोटल बराबर होने का मतलब क्या होता है बैलेंस शीट का, ये किस प्रकार का है, तो ये करे ना एक वो समीकरण है, या भी याद रखिएगा ये भी कैसा है, एक समीकरण है। ठीक है, लेखांकन समीकरण, तो ये इसे लेखांकन समीकरण कहा जाता है। बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है, लेखांकन समीकरण, याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट किसका उदाहरण है, तो लेखांकन समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे, पर अब बात हुई है तो बोल दिया। ठीक है, तो विल्किंस क्या हो गया, विल्किंस जो भाई साहब थे जिनसे हमें जो फर्म है 263 रुपए मांग रही थी, वो भाई साहब क्या हो गए, वो भाई साहब दिवालिया हो गए। मतलब दिवालिया होने का मतलब क्या है, विल्किंस कुछ लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे, तो उनसे तो मारना बेकार है। तो विल्किंस नहीं लेकर आएंगे तो फिर इनके हिस्से की लॉस कौन लेकर के आएगा, इनके हिस्से का लॉस लेकर के आएंगे बाकी समृद्ध साझेदार गार्नर और मरे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि दिवालिया हो गए और उनकी संपत्तियों से कुछ भी प्राप्ति नहीं हो, मतलब सब नील बटा सन्नाटा था, हमें कुछ नहीं मिला, मतलब पूरा की पूरा ही लॉस है। विल्किंस के दिवालिया होने पर खातों के निपटारे हेतु निम्न प्रकार से क्या बनाए गए, साझेदारी खाते तैयार किए गए, मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब देखिए क्या है ये, हमने तीनों के कैपिटल अकाउंट बना लिए, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। ठीक है, जीएमडब्ल्यू के बन गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले 2500 और 314, 2500 और 314 फटाफट से हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए बैलेंस सीडी आ गया, 2500 और 314 किसका आ गया, गार्नर और मरे का आ गया। विल्किंस का डेबिट था 263 का, तो उसको डेबिट साइड हमने लिख दिया 263 रुपए बैलेंस बीडी। समझ में आई। अब क्या हो रहा है, रियलाइजेशन लॉस हो रहा है। रियलाइजेशन क्या हो रहा है, रियलाइजेशन लॉस हो रहा है, वही रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन लॉस किस में बांटेंगे, साझेदारों में बांटेंगे। लॉस है तो साझेदारों का, प्रॉफिट है तो साझेदारों का, तो इसमें क्या है, लॉस है। लॉस को किसके बीच में बांट देंगे, साझेदारों के बीच में। किस अनुपात में बांटेंगे, दिया हुआ है उन्होंने किसके, बराबर के अनुपात में, समान अनुपात में, तो इक्वल रेशो में उनपे बांट देंगे। मतलब सबका कितना होगा, बराबर बराबर होगा। तो 636 है तो मतलब 212। ठीक है, 212 रुपए हम सब में बांट देंगे। तो ये देखिए रियलाइजेशन लॉस हमने दोनों लोगों में बांट दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या हो रहा है, अब देखिए, अब विल्किंस तो क्या हो गया, ये विल्किंस पर आप ध्यान दीजिए। विल्किंस क्या हो गया, विल्किंस हो गया है भाई साहब दिवालिया। तो ये 475 रुपए हैं, ये 475 रुपए विल्किंस लेकर के आ सकते हैं क्या, नहीं। तो अब इनके जो लॉस है 475 रुपए का, ये पूरा कौन करेंगे, ये पूरा करेंगे जी और एम, मतलब गार्नर और मर्रे। ठीक है, ये बात समझ में आई, गार्नर और मर्रे दोनों ये क्या करेंगे, इसकी पूर्ति करेंगे, ये बात तो हमको पता है। तो इन्होंने वही करा, तो इन्होंने क्या करा, गार्नर और मर्रे मर्रे जी ने इनकी पूर्ति करी। किस अनुपात में पूर्ति करी, देखिए गार्नर किस में लेकर के आया, 237 रुपए 50 पैसे, और मरे 237 रुपए 50 पैसे। मतलब इन्होंने क्या करा, बराबर अनुपात में इनकी क्या बांटी है, कैपिटल को बांटा है, बराबर बराबर अनुपात, मतलब लाभ हानि अनुपात में इन्होंने कैपिटल जो लॉस था वो पूरा किस अनुपात में बांट दिया था, लाभ हानि अनुपात में। ठीक है, तो ये लॉस इसमें से देखिए क्या हो गया, इनके खातों में इतना इतना डेबिट हो गया और इसके खाते में ये क्रेडिट हो गया, तो इतने से इनका बैलेंस जो है वो कम हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, देखिए रियलाइजेशन लॉस 212 रुपए और 237 रुपए 50 पैसे जो मरे का, विल्किंस का हिस्सा था जो मरे के खाते में आया था, वो मिला करके 449.50 पाउंड किसको टोटल हो रहा है, मरे का। और उसके पास बैलेंस कितना था, 314 पाउंड। तो 135.50 पाउंड किसको लेकर के आने पड़े, मरे को। मतलब मरे को भी घर से पैसे लाने पड़े, क्यों, क्योंकि पैसे जो उसके कैपिटल में थे वो कम थे, तो उसको घर से पैसे लाने पड़े। परंतु जो गार्नर थे उनके पास बहुत पैसा थे, कैपिटल वो अच्छी लेकर के आए थे $2500 की, और उनको 212 का रियलाइजेशन लॉस, और विल्किंस के लिए उन्होंने जो अपना भाग का जो पेमेंट करा है वो करा है 237.5 पाउंड। तो उनके पास अभी कितना निकल रहा है, लेना कितना निकल रहा है फर्म से, 2050.50 2050 रुपए 50 जो है पाउंड उनको लेना निकल रहा है। तो ये कौन मांगेंगे, ये किसके, ये सारे पैसे मतलब किसके पास जाएंगे, अब जो अगर पैसा बचेगा वो किसके पास पैसा चला जाएगा, वो पैसा चला जाएगा किनके पास, सारा की सारा गार्नर के पास। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास सारी संपत्तियां बांटने के बाद पैसे में क्या बचा, अभी हमारे पास बचा है कैपिटल। ये कैपिटल बची है, मतलब हमने क्या करा, सारी एसेट बेच दी, सारे लॉस बेच दिया, और उसके बाद हमने सब भुगतान करने के बाद हमारे पास लॉस कितना आया, 636 रुपए का, वो बांट दिया। पर अभी हमारे पास कितनी बची हुई है, कैपिटल केस के रूप में हमारे पास कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 1950 रुपए, और देना कितना निकल रहा है सबको, हिसाब बराबर करने के बाद केवल सी को। तो जो ये पूरा केस है, ये पूरा केस है, ये पूरा केस 1915 पाउंड वो कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा कौन, गार्नर। ये बात खत्म, ये बात हो गई खत्म। पर अब कोई को भी पैसे लॉस हो जाए तो ठीक है,
मतलब इनको क्या होता, 314 रुपए का कैपिटल थी, इतना लॉस हो जाता तो कोई भी झेल जाता। यहाँ तो स्थिति क्या हो गई, इनको पैसे लाने पड़े। तो बस यही बात मर्रे जी को क्या हो गई, अखर गई, और इन्होंने क्या करा, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो अब कोर्ट में केस फाइल करा तो वो सारी यहाँ पर नीचे बातें लिखी हैं और उसका निर्णय लिखा है। तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं। ये बात समझ में आया पूरा कैपिटल अकाउंट कैसे काम कर रहा है। खातों के निपटारे के पश्चात विल्किंस की पूंजी का डेबिट शेष कितना हो गया, 475 पाउंड। बिल्कुल 475 पाउंड ये दिख रहा है। मैं एक बार अगर ऐसा है तो ये हटा देता हूं, तो फिर मैं हाईलाइट करूंगा तो और अच्छे से दिख जाएगा। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखिए तो विल्किंस की पूंजी खाते का डेबिट शेष कितना हो गया, 475 पाउंड हो गया। बिल्कुल 475 पाउंड हो गया। उसमें क्या आ गई, बैलेंस उनका डेबिट बैलेंस था और रियलाइजेशन जो लॉस था वो उनके खाते में आया, तो ये हो गया। ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम 1980 की धारा 44 के अनुसार जो कमी थी 475 पाउंड, वो सामान्य हानि माना गया। मतलब कौन से एक्ट में, इंग्लैंड का जो एक्ट था उसमें से कैसा हानि माना गया, सामान्य हानि। मतलब सामान्य हानि का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये व्यापार में जैसे हानि होती है, जैसे आपने एक व्यापार व्यापार कर रहे हो और उसमें आपको हानि हो गई, तो उसको कैसी हानि कहा जाएगा, सामान्य हानि। तो इसको भी वैसी ही हानि माना गया। मतलब सामान्य रूप से जैसे एक दिनचर्या व्यापार, दैनिक व्यापार करते हैं उसमें जो हानि हो जाती है ना कई बार, वैसे ही इसे भी हानि बना गया। और इस हानि को समकक्ष साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो वही हुआ, क्या करा, सामान्य हानि माना गया और सामान्य हानि होने के कारण समक्ष साझेदारों द्वारा कैसा बांटा गया उसको, लाभ हानि अनुपात में। और लाभ हानि अनुपात कैसा था, सबका वो था इक्वल, बराबर। तो बराबर के उससे उन्होंने ये पूरी हानि 475 डॉलर को देखिए बराबर अनुपात में उन्होंने अपने इसमें डेबिट किया और उत्ते से विल्किंस के खाते को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। यही बात यहाँ पर लिखिए। ऐसा करने पर मरे को, मतलब कौन सा, मरे को 135.5 पाउंड घर से लाने पड़ गए। पाउंड को मरे को लाकर देने पड़े, किसको, गार्नर को। पाउंड गार्नर को लाकर के देने बनते हैं। मतलब ये कौन करेगा, ये 135 डॉलर लेकर के आएंगे और ये 35 डॉलर भी किसको देंगे, इनको लेकर के देंगे। क्यों, क्योंकि इनको देना निकल रहा है, इनको देना निकल रहा है, इनका लेना निकल रहा है। तो ये 135 डॉलर भी ला करके किसको देंगे, मरे को देंगे। और जो कंपनी के पास केस है 1915 पाउंड, वो भी किसके पास चला जाएगा, वो भी चला जाएगा गार्नर के पास। तो देखा जाए तो गार्नर के तो मजे मजे हो गए। तो ये हुआ। समापन के समय समाप्त नकदी जो कितनी है, 1915 पाउंड है, वो भी किसके पास चली जाएगी, गार्नर के पास चली जाएगी। तो भैया ये देख करके मरे का दिमाग क्या हो गया, खराब, और उन्होंने लगा दिया कोर्ट में केस। तो अब विवाद ये जन्मा। गार्नर ने 475 रुपए की हानि को लाभ हानि विभाजन अनुपात में, अर्थात समान अनुपात में बांटना चाहते थे। गार्नर किसमें चाहता था कि भैया इसको किस अनुपात में बांटा जाए, समान अनुपात में। क्यों, ऐसा करने पे बेनिफिट क्या होगा, दोनों के खाते में बराबर बराबर जाएगी। अगर कैपिटल अनुपात में बांटते तो देखिए इनकी कैपिटल तो 2500 रुपए और इनकी कैपिटल कितनी है, 315 रुपए, मतलब 5 गुना से भी कम है। तो इसलिए गार्नर तो चाहेगा कि बराबर बराबर बटे ताकि मेरे खाते में क्या आए, लॉस कम आए। ठीक है, ये था। परंतु मरे जो दूसरे नंबर के थे, मरे क्या बोल रहे थे कि विल्किंस के दिवालिया होने के कारण हुई व्यवसायिक हानि ना माना जाए, उसको कैसी हानि माना जाए, पूंजीगत हानि माना जाए। कैसी हानि माना जाए, पूंजीगत हानि माना जाए। अतः इसे पूंजी अनुपात में बांटा जाना चाहिए। किस अनुपात में बांटना चाहिए, पूंजीगत हानि मान करके इसे कैपिटल रेशो में बांटा जाना चाहिए। विवाद की क्या हुई, न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और उसकी जांच हुई। और न्यायालय ने फिर क्या करा, दोनों ही पक्षों की पूरी बातें सुनी कि हाँ भैया आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। और फिर निर्णय निर्णय न्यायालय ने अपना दिया कि हाँ भैया। तो न्यायालय ने भी क्या माना, न्यायालय ने अब जो अपने निर्णय दिए उसको हम नीचे पढ़ रहे हैं कि जो वसूली खाता है, वसूली खाता मतलब ये वाली, कौन सी वाली, वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन वाली, रियलाइजेशन वाली, ये वाली अपनी जो रियलाइजेशन अकाउंट वाली, ये जो 636 रुपए की जो है ना, ये वाली की बात कर रहे हैं वो रियलाइजेशन लॉस, मतलब वसूली हानि। ये 636 रुपए की बात कर रहे हैं न्यायालय अभी, कि रियलाइजेशन अकाउंट से जो बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट द्वारा दर्शाई गई हानि को समस्त साझेदारों में, मतलब ये दिवालिया सहित, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, गार्नर, मर्रे और विल्किंस तीनों के बीच में बांटी जाएगी। तीनों अपने किस अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। और गैर दिवालिया साझेदार, जो गैर दिवालिया साझेदार है, गैर दिवालिया साझेदार कौन है, गार्नर और मर्रे। मतलब पहले तो 636 को ये बोल रहे हैं, 636 को सब में बांट दो, ए मतलब गार्नर, मर्रे और इनमें बांट दो। किस किस अनुपात में बांट दो, लाभ हानि अनुपात में। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या बराबर, तो 212 212 और 212 तीनों में बांट दो। और क्या बोल रहे हैं, जो
जो साझेदार गैर शोध्य है, मतलब गैर दिवालिया साझेदार, मतलब सॉल्वेंट साझेदार है, मतलब हमारे केस में कौन है, गार्नर और मर्रे, ये क्या करेंगे, ये हानि को कैसे लेकर के आएंगे, केस में लेकर के आएंगे, मतलब दोनों ही जने क्या लाएंगे, केस लाएंगे। कितना केस लाएंगे, गार्नर और मर्रे, 212 रुपए गार्नर लाएंगे और 212 रुपए ही मर्रे लाएंगे। समझ में आई ये बात। जो ये वसूली के लिए क्या बोल रहे हैं कि सारे ही साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, और जो सॉल्वेंट साझेदार है वो कैसे लाएंगे, इसको नगद के रूप में लेकर के आएंगे। दिवालिया साझेदार पूंजी खाते का डेबिट, मतलब दिवालिया साझेदार का जो पूंजी खाते का डेबिट है, मतलब किसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है इस बैलेंस की, 263 रुपए की। किसकी बात की जाए, 263 पाउंड की बात की जा रही है कि 263 पाउंड का क्या किया जाएगा, इस पे बात की जा रही है कि डेबिट शेष की कमी को, मतलब इसका जो डेबिट बैलेंस है को सभी गैर दिवालिया साझेदार, मतलब गार्नर और मर्रे, गैर दिवालिया साझेदार मतलब गार्नर और मर्रे अपनी पूंजी अनुपात में बांटेंगे। पूंजी अनुपात में बांटेंगे मतलब किस अनुपात में बांटेंगे, 2500 और 314, 2500 और 314 पूंजी अनुपात, मतलब जो उनकी पूंजी लगाई गई उस अनुपात में बांटेंगे। पूंजी अनुपात की गणना विघटन के पूर्व बनाए गए चिट्ठे में दिखाई गई पूंजी के आधार पर की जाएगी। विघटन के पूर्व, ये विघटन के पूर्व जो चिट्ठा बनाया गया था, ये चिट्ठा जैसे हमारा बनाया गया था कि समापन के पश्चात परंतु निपटारे के पूर्व जो चिट्ठा था, अब जैसे हमारे पास ये चिट्ठा है तो इसमें जो इनकी कैपिटल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 और 314, तो ये वाली कैपिटल से क्या किया जाएगा, इनका किया जाएगा, आधार लिया जाएगा कैपिटल का, जो कैपिटल ली गई है वो किसका आधार लिया जाएगा, इनका लिया जाएगा। और पूंजी के अनुपात की गणना के लिए ज्ञात करना भी आवश्यक है। और साझेदारों की पूंजी स्थायी है या परिवर्तनशील, जो भी है उसके दोनों को मिला करके क्या किया जाएगा, इनका कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर स्थायी है, अगर स्थायी है, क्योंकि स्थायी भी हो सकती है और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति भी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो स्थायी पद्धति का पूंजी कैपिटल रखी जाएगी या परिवर्तनशील पूंजी की दशा में, तो देखिए स्थायी रखी जाएगी मतलब फिक्स कैपिटल। तो यदि पूंजी स्थायी है तो पूंजी स्थिति विवरण में दी गई होगी, जो पूंजी अगर क्या है बैलेंस शीट में दी गई होगी, तो जो बैलेंस शीट में दी गई है उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, कमी को बांटेंगे। अगर जो बैलेंस शीट में दी गई है फिक्स कैपिटल है, जो बैलेंस शीट में दिया है उसी को ले लेंगे। और अगर क्या है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है तो क्या करेंगे, यदि साझेदार की पूंजी परिवर्तनशील है तो स्थिति विवरण में दिखाए गए संचय और अविभाजित लाभ को पूंजी खाते में जोड़ने के पश्चात अविभाजित हानि को, हानि जैसे लाभ हानि शेष आदि घटाने के पश्चात जो पूंजी शेष बचेंगे उसके उसी अनुपात में दिवालिया साझेदारों की पूंजी की कमी को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। मतलब क्या करेंगे, हम इसमें कैपिटल लेंगे, कौन सी वाली मेथड में, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, और उसमें से क्या घटाएंगे, पहले रिजर्व घटा देंगे। ठीक है, रिजर्व जो दिए गए हैं, रिजर्व को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि रिजर्व क्या है, हमारा प्रॉफिट है। दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको ऐड कर देंगे। और जो हानि है, जो क्या है, हानि है, हानि रियलाइजेशन लॉस वाली हमारी 636 वाली करंट एग्जांपल में, तो ये क्या करेंगे, जो लॉस है उस लॉस को, रियलाइजेशन लॉस, कैसा लॉस है ये, रियलाइजेशन लॉस, इसको घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा, मतलब अब यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी, क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, तो ये जो बैलेंस है इसको क्या किया जाएगा, इस अनुपात में बांटा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए इसको एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि जैसे ए, बी और सी, ये तीनों साझेदार थे, तो सी का तो क्या हो गया, काम ही खत्म हो गया, वो हो गया दिवालिया। अब मान लीजिए इनका कैपिटल का बैलेंस कितना है, 50,000, और इनका कितना है, 1 लाख रुपए। ये क्या हो गया, इनकी कैपिटल किस में दी हुई है, कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में, ये सारे फिगर कहाँ दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है। अब रिजर्व कितना दिया हुआ है, तो रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपए का। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का रिजर्व मान लीजिए दोनों में जोड़ दिया, 10,000 रुपए का बराबर बराबर के खाते दोनों में जोड़ दिया। अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के बीच में, 20,000 का, ये जोड़ दिया। और लॉस हो रहा था हमें, क्या हो रहा था, रियलाइजेशन लॉस हो रहा था, रियलाइजेशन पे लॉस हो रहा था, कितना हुआ, 10,000 का मान लीजिए लॉस हुआ, तो दोनों में बराबर बराबर में हमने क्या करा, लॉस को भी बांट दिया। ठीक है, ये रियलाइजेशन लॉस आया जो इनके हिस्से में आया, मतलब जो रियलाइजेशन लॉस है वो जो इनके हिस्से का लॉस है उसको हमने यहाँ ले लिया। तो ये सारी चीजें आने के बाद मतलब क्या करेंगे, कैपिटल में किसको जोड़ देंगे, रियलाइजेशन, रिजर्व को जोड़ देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और रियलाइजेशन लॉस को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने ये घटा दिया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता हो, मतलब आपको पता होगा, क्योंकि एक थ्योरिकल क्वेश्चन इस पर बैठ बन करके आएगा। तो बस अब हमने क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, 50, 60 और 2 80, 80 में से घटा देंगे 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 75,000 रुपए।
ठीक है। और इधर क्या 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000 और ये क्या हो जाएगा 1,25,000। तो हमारा ये बन जाएगा क्या, ये बन गया क्या पूंजी अनुपात, क्या बन गया ये पूंजी अनुपात बन गया। समझ में आया, ये क्या बना अब पूंजी अनुपात। ये किस अनुपात की दृष्टि में लेंगे, जब हमारी क्या स्थायी नहीं है। अगर स्थायी होती तो हम क्या लेते, जो बैलेंस शीट में केवल कैपिटल दिए उसको ले लेते, परंतु अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे तब आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 3 जीरो से 3 जीरो गया, बस अब क्या बचा 75 और 125। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो 5 के पहाड़े से 15 के पहाड़े से या 5 के पहाड़े से काट दो तो 15 पंजे 75, ये आ गया 75 और 25, तो ये क्या गया 2 और यहाँ पर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। फिर इसको हटा देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 3 और 5। तो ये देखिए हमने क्या करा सिंप्लीफाई, तो 3 और 5 के रेशो में पूंजी अनुपात में क्या करेंगे, जो लॉस है, जो कौन सा लॉस है, जो है पूंजी का लॉस, मतलब जो कैपिटल डेबिट थी। जैसे एग्जांपल में क्या थी 50,000 की जो कैपिटल डेबिट थी, उस 50,000 की कैपिटल को 5 और 3 अनुपात में बांटा जाएगा। ये एग्जांपल 50,000 का हमने ऊपर दिया हुआ था, तो वही वाली जो 50,000 की कैपिटल की कमी थी उसको ये दोनों 3 और 5 के अनुपात में अपने बीच में बांटेंगे। बात समझ में आई, ये सारी गाना बनाम मर्रे का पूरा नियम समझ में आया। तो ये नियम ध्यान रखिएगा, कब लगता है ये नियम, जब सौदा दिवालिया हो जाता है। ये कैसी हानि है, तो एक कैपिटल लॉस है, इसको कैसे बांटा जाता है, तो पूंजी अनुपात में बांटा जाता है। समझ में आ गई बात, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जो थ्योरी। अब ये भारत में इसका नियम का दिया हुआ है कि ये नियम कहाँ का है, ये नियम तो इंग्लैंड का है, पर हम कहाँ है भारत में। तो ये भारत में इस नियम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए भारतीय साझेदारी नियम 1932 में गान्ना बनाम मर्रे के विवाद में दिए गए निर्णय के कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता, मतलब उसके कोई अगेंस्ट में नहीं बोलता है कि नहीं नहीं ये बात गलत है। अगर वो बोलते तो हम नहीं मानते, पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अतः इस विशेष नियम और निर्देश के अभाव में प्रश्न, ये आपके लिए काम का नहीं है, बस ये लिखिए यहाँ पर, ये काट दीजिए लाइन, ये लाइन काट दीजिए आप, ये लाइन काट दीजिए, प्रैक्टिकल के लिए काम की आएगी, ऐसे काम की नहीं आएगी। परंतु भारत में वसूली खाते की हानि को समक्ष साझेदार द्वारा उनकी नकदी लाना आवश्यक नहीं है। क्या है भारत में कैसा है, जो जो रियलाइजेशन लॉस है, इंग्लैंड में तो बोला गया था इसको हानि को कैसे लाना है, उनको नगद लाना है, पर भारत में लाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बाद में उन्हीं उन्हीं वापिस की जाती है। अतः लेखांकन सिद्धांतों के विरुद्ध। अगर क्या किया है, उनको हानि जो लाना है उनको काय में लाना जरूरी नहीं है, तो नगद लाना जरूरी नहीं है। आप जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि कैपिटल लॉस है, जो जो आईएमपी है वो मैं बताते जाऊंगा आपको, तो वो नोट कर लीजिएगा, इनको केवल एक पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, इसलिए ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। दिवालिया साझेदार की पूंजी खाते के डेबिट शेष मतलब कमी को अन्य सक्षम साझेदारों द्वारा उनके पूंजी अनुपात में ही विभाजित करना चाहिए। मतलब हमारा जो क्या बोलता है, हमारा जो पार्टनर्स के साझेदारी अधिनियम है वो भी ये बात बोलता है कि जो कैपिटल हानि है उसको तो किस अनुपात में बांटना चाहिए, पूंजी अनुपात मतलब कैपिटल रेशो में ही बांटना चाहिए। परंतु ये क्या बोलता है, जो रियलाइजेशन हानि है उसको नगद लाना अनिवार्य नहीं है। किसमें, फर्म के जो समक्ष साझेदारों द्वारा उनपे केस लाने की तो अनिवार्यता नहीं है, परंतु जो कैपिटल लॉस है उसको तो किसमें बांटना जरूरी है, कैपिटल रेशो में ही बांटना जरूरी है। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। यदि कुछ नहीं बोला गया हो तो हम क्या बोलेंगे, गाना बनाम मर्रे के नियम अनुसार करने के लिए कहा गया तो समक्ष साझेदार द्वारा वसूली की हानि को नगद लाएं, अन्यथा नहीं। तो देखिए ये बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये वाला पॉइंट है। बस इंडिया में अगर लगेगा तो ये वाला ध्यान रखिएगा आप, ये वाला पॉइंट। और कैसी ध्यान रखिएगा कि ये कैसी हानि है, एक पूंजीगत हानि है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया पूरा नियम, कोई डाउट, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये वाला पॉइंट क्या है, आईएमपी है। चलिए पूरा डाउट क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें कि सर ये डाउट है। वैसे तो कोई डाउट नहीं है, मैंने ये पूरा नियम क्यों समझाया, सामान्यतः जो कहीं अगर ये दिया होता है तो इतना सा दिया होता है पर क्या होता है अगर मैं इतना सा पढ़ाता तो मे भी आप भूल जाते, क्योंकि एग्जाम कम समय में है पर फिर भी अभी समय है, तो आप भूले ना, इसलिए मैंने ये पूरा नियम दिया। ये नियम इतनी देर तक हमने समझा तो इसका इम्पेक्ट क्या हुआ, ये दिमाग में बैठा आपके। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सीधा अगर थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस पर पूछा गया तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आपको ये पूरी बातें याद रहेंगी, ठीक है। तो गान्ना बनाम मर्रे का नियम मुझे उम्मीद होगी आपको पूरा समझ में आया होगा। इस क्लास को मैं यही रोक रहा हूँ, वो इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि देखिए एक बार आप इसको पहले रिवाइज कर लीजिए, पूरा एक बार पढ़ लीजिए इसको, ये 2 पेजेस को, और इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर पीडीएफ नोट्स आपके मोबाइल में है तो उसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में क्या करेंगे, हम इन चीजों को भी समझ लेंगे कि कभी इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये भी पता हो, ठीक है। और
ये थ्योरी के बाद हमारा जो है पूंजी की अधिक की गणना कैसे की जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, अधिकतम मैक्सिमम लॉस मेथड क्या होता है, तो ये सारा कवर करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी जो है साझेदारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब ज्यादा दूर नहीं है, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, 3 पेज की साझेदारी बची हुई है, केवल लास्ट 3 पेज है और इसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जो यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं वो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप इसी तरह से कॉमर्स पूरा कवर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दिए जाएंगे। तो आप जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे ये नंबर 8962429653 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और पूरा कॉमर्स इसी तरह से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसके लिए पूरी तरह तैयार होकर के जाएं। तो कुछ भी टॉपिक को इसी तरह से पढ़ाया जा रहा है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, हर 5 साल में एग्जाम हो रही है तो ये प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 5 साल में चीजें बहुत बदल जाती हैं। एग्जामिनर के जो एग्जाम में क्वेश्चन मेकर होते हैं, कई बार जो सेटर होते हैं वो भी बदल जाते हैं, तो हर एक एग्जामिनर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेकर के आता है किसी भी एग्जाम में। तो हमारा यही है कि आपको सब पता हो, जो भी टॉपिक हो उससे रिलेवेंट जो भी बातें हो वो आपके दिमाग में हो, आपके पास हो, आपके पास रिसोर्सेस हो। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इन एग्जामों में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए हम जो भी क्लासें आपको दे रहे हैं वो इतनी डिटेल में इसीलिए दे रहे हैं, जो उनका हमारा विश्वास ये है कि जब आप सब पढ़ के जाएंगे, सब आप समझ के जाएंगे, तो निश्चित ही आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा होगा ही होगा। जब आप इतना सब कुछ इतनी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो एग्जाम में जरूर से अपना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।